फिल्म एक दुखद दुनिया में स्थित है जो अभी तक एक परमाणु संघर्ष के परिणाम को महसूस कर रही है। विकिरण के उच्च स्तर के कारण वातावरण जहरीला हो गया है और भूमि अनुपयुक्त और कृषि बन गई है। जल स्रोत भी समाप्त हो गए हैं और भोजन और ईंधन जैसी अन्य आवश्यक चीजों की गंभीर कमी है। इन सब के कारण मनुष्यों की शेष आबादी पागल हो गई है और वे अस्तित्व के लिए लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। हालांकि दुनिया अब ज्यादातर वीरान हो गई है। इस कहानी में ग्रीन प्लेस नाम का एक शहर है जिसमें किसी के भी जीवित रहने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, हरियाली और भोजन है। इसके बाद कहानी में सिटाडेल नाम का एक शहर दिखाया गया है जो गुफाओं की एक व्यवस्था है जो एक चट्टान पर स्थित है। सिटाडेल में जीवित बचे लोगों का एक बड़ा समुदाय है जो विकिरण और भोजन, पानी की कमी के कारण विकृत और आधे मृत दिखते हैं। सिटाडेल का नेतृत्व एक राक्षस जैसा बूढ़ा आदमी इमोर्टन जो द्वारा किया जाता है। वह पूरे शहर में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नियां हैं। वास्तव में उसके पास 5 पत्नियां हैं। विकिरण ने लगभग सभी उपजाऊ और सुंदर महिलाओं को मार डाला, इसलिए 5 पत्नियां रखना एक लग्जरी है जिसे इस दुनिया में केवल सबसे अमीर लोग ही वहन कर सकते हैं, जो अन्य कुटुंबों से ईंधन और हथियारों के साथ साथ पानी, भोजन और दूध का भी व्यापार करता है। उसने वेस्टलैंड एक्वा कोला में पाए जाने वाले एकमात्र जल स्रोत पर भी नियंत्रण कर लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने इनका आविष्कार किया हो और वह उसका मालिक हो। पानी ही नहीं, वह माँ के दूध का भी व्यापार करता है। जो ने महिलाओं के एक दल को काम पर रखा है ताकि वह उनके स्तन के दूध को निकाल सके और अन्य कुटुंबों के साथ उसका व्यापार कर सके। उनके करीबी परिचित गैस टाउन कबीले हैं जो उससे ईंधन के लिए व्यापार करते हैं, और बुलेट फार्म कबीले जिनके पास हथियारों का एक बड़ा संग्रह है। इसी बीच जो एक चट्टान से भीड़ को संबोधित करता है और उल्लेख करता है कि वह उनका मुक्तिदाता है। वह युद्धलडाकों का भी नेता है, कैंसर पीड़ितों का एक झुंड जो उसके लिए मरने को तैयार है। जो का उल्लेख है कि सिटाडेल राख से उठेगा और एक समृद्ध कबीला बन जाएगा। इतना कहकर वह थोड़ा पानी छोड़ देता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए, जो द्वारा पानी की आपूर्ति बंद करने के बाद लोग चिल्लाते हैं और इसके लिए लड़ते हैं। जो भीड़ को चेतावनी देता है कि वे पानी के आदी न हो ताकि वे इसकी अनुपस्थिति पर नाराज न हो। जो फिर अपने लेफ्टिनेंट इम्पीरेटर फ्यूरियोसा, जिसके पास एक कृत्रिम हाथ है, को ईंधन और गोलियां इकट्ठा करने के लिए भेजता है। कुछ ही समय बाद वह एक युद्ध के मैदान में चली जाती है, जबकि कई युद्ध लड़ाके भी बाइक पर उसके साथ जाते हैं। बाद में रास्ते में फ्यूरियोसा ने अपना रिग मोड़ दिया है और पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। उसके युद्धलडाके कंफ्यूज है कि उसने योजना को अचानक क्यों बदल दिया है, लेकिन चूंकि वे उसके प्रति वफादार है, जो को फ्यूरियोसा की दिशा बदलने के बारे में पता चलता है और वह तुरंत अपने कक्षों में जाता है जहां उसने अपनी पत्नियों को बंद कर दिया था। जब वह वहां पहुंचता है तो वह यह देखकर दंग रह जाता है कि वे सब वहां से चले गए हैं। अब वह दीवार पर एक संदेश पढ़ता है कि उनके बच्चे सरदार नहीं होंगे। ऐसा लिखकर वे उसके पास से भाग गए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने अपने मालिक को धोखा दिया है और वह उन महिलाओं के साथ वहाँ से भाग रही है जो उसकी पत्नी है। अगले दृश्य में हमें नायक मैक्स को दिखाया जाता है जो एक सड़क योद्धा है जो एक उचित कारण की तलाश में है। आजकल वह उन मृतकों के दर्शन से परेशान रहता है जिन्हें वह युद्ध से नहीं बचा सका था। जैसे ही वह सुनसान जगह को चारों ओर देख रहा था, युद्धलडाके कहीं से उसे भी दिखाई देते हैं। वे मैक्स को गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जाता क्योंकि युद्धलडाके उसके वाहन को नष्ट कर देते हैं और उसे बांध देते हैं। फिर वे उसे सिटाडेल में घसीटते हुए ले जाते हैं। गुफा के अंदर योद्धा उसके बाल और दाढ़ी काटते हैं। वे उसकी पीठ पर टैटू भी बनवाते हैं। एक को सार्वभौमिक दाता के रूप में लिखा जाता है और नेगेटिव क्योंकि वे उसे ब्लड बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। जब वे एक खोपड़ी के आकार वाले जलते हुए लोहे के साथ मैक्स को ब्रांड करने की कोशिश करते हैं तो वह खुद को मुक्त करने और भागने का प्रयास करता है। रास्ते में वह कई लड़ाकों से लड़ता है, लेकिन तभी उसे बेटी के दर्शन होने लगते हैं। यह उसे क्षण भर के लिए विचलित करता है, जिससे वारबॉय उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अगले दृश्य में जो अपने वारबॉय को फ्यूरियोसा के पीछे जाने का आदेश देता है, जबकि हर कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है। नक्स नाम का एक लगभग मरने वाला योद्धा मैक्स को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे खून की सख्त जरूरत है। वह मैक्स को अपने वाहन से बांधता है और अपने खून चढ़ाता है ताकि उसे निरंतर ऊर्जा मिलती रहे जो लड़ाई के लिए आवश्यक है। इसके बाद पूरा गिरोह फरार हो जाता है और हम एक गिटार वादक को रॉक संगीत बजाते हुए देख रहे हैं ताकि कोई ऊब न जाए। इसी बीच फ्यूरियोसा के युद्ध रिग पर एक अन्य टोले वाले जनजाति बज़्स द्वारा हमला कर देते हैं। वह उन्हें हराने का प्रयास करती है, लेकिन जल्द ही वह जो द्वारा भेजे गए सैनिकों की बड़ी भीड़ को नोटिस करती है। डरी हुई वह एक बड़े रेतीले तूफान में चली जाती है, इस उम्मीद में कि वह अपना पीछा करने वालों को खो दे। योजना आंशिक रूप से काम करती है। नक्स को छोड़कर जो के सभी सैनिक रुक जाते हैं। ये सभी अपने मालिक को खुश करने पर तुले हुए हैं, इसलिए नक्स अपनी कार में ईंधन डालता है और फ्यूरियोसा के वाहन के साथ इसे टकराने का प्रयास करता है। उसकी योजना अपने जीवन का बलिदान करने और शहीद बनने की है।
जबकि फुरियोसा को भी मारना है। हालांकि रेतीले तूफान के कारण नक्स कार से नियंत्रण खो देता है और पास में ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्स रेत से उठता है और नोटिस करता है कि वह अब भी नक्स की जंजीर से जकड़ा हुआ है। थोड़ा आगे चलने पर उसे फुरियोसा का रिग मिलता है, जहां 5 लड़कियां खुद को साफ कर रही होती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उन लड़कियों में से एक लड़की स्प्लेंडिड, जो कि बच्चे की 9 महीने की गर्भवती है। मैक्स लड़कियों से उसकी चेन काटने के लिए कहता है, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहती है। तभी फुरियोसा ने, जो कि आदमियों को दूर से आते हुए देखा है, लेकिन मैक्स पहले जंजीर से मुक्त करने की मांग करता है। इसी को लेकर दोनों में मारपीट हो जाती है। मैक्स अंततः फ्यूरियोसा पर हावी हो जाता है और नक्स उसकी चेन को काट देता है। फिर वह रिक को लेकर वहां से चला जाता है और सभी को पीछे छोड़ते हुए भाग जाता है। जैसे ही लड़कियों को लगता है कि वे बर्बाद हो गई हैं, रिक पास में ही रुक जाता है। यहाँ पता चलता है कि फ्यूरियोसा ने रिक में एक किल स्विच स्थापित किया था, जिसे केवल वह जानती है कि कैसे पुनः आरंभ करना है। इस वजह से मैक्स ना चाहते हुए भी सभी लड़कियों को अंदर आने देता है। वह उन्हें ग्रीन प्लेस नामक स्थान पर ले जाने का भी वादा करता है, जो लड़कियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय माना जाता है। बाद में फ्यूरियोसा रिक को रॉक राइडर्स नामक बाइकर डाकुओं द्वारा शासित घाटी में ले जाती है। फ्यूरियोसा ने पहले से ही उनके साथ एक सौदा कर लिया था, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 3000 गैलन ईंधन के बदले में क्षेत्र से गुजरना होगा। जैसे ही फ्यूरियोसा बातचीत करने के लिए रिक से बाहर निकलती है, रॉक राइडर्स को, जो कि बड़ी भीड़ दिखाई देती है, बहुत सारे सैनिक वहां आ रहे होते हैं, जो सौदे का उल्लंघन करता है। जैसा कि फुरियोसा ने उल्लेख किया था कि केवल कुछ ही लोग गुजरेंगे। बाइकर्स गुस्से में हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, फ्यूरियोसा रिग में घुस जाती है और भागने लगती है। हालांकि बाइकर्स उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए वे रिग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस समय तक युद्धलडा के भी रिग के पास आ गए हैं। जैसे ही जो रिग को शूट करने की कोशिश करता है, स्प्लेंडिड दरवाजा खोलती है और खुद को सभी के लिए ढाल बनाती है। उसे यकीन है कि जो उनके बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। आश्चर्यजनक रूप से वह पीछे हट जाता है। नक्स उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है कि वे लड़कियों को वापस ले लेंगे, लेकिन यह सांत्वना केवल जो को नाराज करती है और वह नक्स को पीछे छोड़ देता है। इसी बीच जैसे ही स्प्लेंडिड रिग के अंदर वापस चढ़ने की कोशिश करती है, वह फिसल कर नीचे गिर जाती है। जो उसे बचाने की कोशिश में चट्टान के ऊपर अपनी गाड़ी को टकराता है। जब वह रुकता है तो वह स्प्लेंडिड का बेजान शरीर पाता है और पीड़ा से चिल्लाता है। अगले दृश्य में नक्स, जो से निराश है, वह रिग में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह पक्ष बदलता है और लड़कियों को भगाने में मदद करने का वादा करता है। सबसे पहले वे उसके इरादों के बारे में संदेह करते हैं, लेकिन जब नक्स कहता है कि उसके पास अधिक दिन नहीं बचे हैं, तो वे उसे अंदर ले लेते हैं। जब वे रात को ड्राइव करते हैं तो उनकी रिग अचानक कीचड़ में फंस जाती है। बुलेट फार्म गिरोह उनके पास आना शुरू कर देता है। पता चलता है कि जो ने बड़ी मात्रा में पानी के बदले में इस गिरोह को भेजा है। सबकी आशाएं अब खोई हुई प्रतीत होती है। नक्स एक विचार के साथ आता है। वह मैक्स को एक रस्सी पेड़ से बांधने के लिए कहता है, ताकि रिग रस्सी के सहारे कीचड़ से निकल सके। हैरानी की बात है कि योजना काम कर जाती है और दुश्मनों के आने से पहले ही ये सभी वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह मैक्स मृतकों के दर्शन से डरकर रिग में जागता है। फुरियोसा ने उसे कुछ आराम करने के लिए कहा है, जैसा कि वह उसे ग्रीन प्लेस के बारे में बताती है, जहां वह बचपन में पैदा हुई थी और उसका अपहरण कर लिया गया था, चूँकि वह छुटकारा चाहती है और जो कि पत्नियां अपने जीवन के लिए आशा चाहती है। थोड़ी देर बाद वे रेगिस्तान में एक टावर के पास एक जगह पर पहुँचते हैं, जहां एक महिला वाल्कीरी मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि मैक्स को लगता है यह एक जाल है। फ्यूरियोसा रिग से बाहर निकलती है, अपनी मां का नाम और अपने कबीले का नाम बताती है। जल्द ही वाल्कीरी टावर से नीचे उतर जाती है और उसके साथ बाइक पर कई अन्य बुजुर्ग महिलाएं भी वहां पर आ जाती है। इस सभी खुशी के पल बिताते हैं, क्योंकि वे दशकों बाद फिर से मिले। इसके बाद फुरियोसा उनसे ग्रीन प्लेस के बारे में पूछती, लेकिन उसके बारे में महिलाओं ने खुलासा किया कि वह जगह उजड़ चुकी है और अब किसी के रहने लायक नहीं है। वे समझाते हैं जिस कीचड़ भरे दलदल से वे गुजरे वह ग्रीन प्लेस ही था, लेकिन अब वह जहरीला और बांझ हो गया है। वे यह भी बताते हैं कि उनके कबीले की शेष माताएं बहुत पहले मर चुकी है। यह सब सुनकर एक बिखरी हुई फुरियोसा अपने घुटनों पर गिर जाती है और निराशा में टूट जाती है। उसी रात बाद में फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि सीड्स उन्हें एक नया घर खोजने के लिए नमक के फ्लैटों में सवारी करने में मदद करेगी। एकमात्र समस्या यह है कि उन्हें रिग छोड़कर बाइक में लगभग 160 दिनों तक सवारी करनी है। मैक्स इस विचार को तुच्छ मानेगा और फुरियोसा को बताता है कि वह उनके साथ शामिल नहीं होगा। अगली सुबह मैक्स को अपनी मृत बेटी की भयानक दृष्टि दिखाई देती है। जब वह उठता है सभी जा चुके होते हैं। मैक्स को पता चलता है कि वह फिर से वही गलतियां नहीं कर सकता। इसके कारण उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह जल्दी से बाइकर्स के पास जाता है। वह उन्हें रोकता है और उन्हें सिटाडेल वापस जाने के लिए कहता है, जहां प्रचुर मात्रा में पानी और खाद्य फसलें हैं। साथ ही जब से जो और वारबॉय उनका पीछा कर रहे हैं, तब से उस जगह की सुरक्षा नहीं की गई है। फ्यूरियोसा इसके बारे में लंबा और कठिन सोचती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैक्स सही है,
तो वह सहमत हो जाती है। जल्द ही समूह रिग में सवार हो जाता है, जो देखता है रिग घाटी की ओर जा रहा है और उसे पता चल गया है कि वे वापस सिटाडेल की ओर जा रहे हैं। चिंतित होकर वह तुरंत अपने आदमियों को रिग का पीछा करने के लिए कहता है। कुछ देर तक पीछा करने के बाद वॉरबॉय अंततः फुरियोसा के रिग को पकड़ लेते हैं और एक क्रूर युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि कई आदमी मारे जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग भी युद्ध में हताहत हो जाते हैं। फुरियोसा भी घायल हो जाती है जब एक वारबॉय उस पर खंजर से हमला करता है। युद्ध मिनटों में क्रूर होने के साथ फुरियोसा और उसका समूह किसी तरह ऊपरी हाथ पाने का प्रयास करते हैं। नक्स की मदद से वह जो के रिग पर जाने का प्रयत्न करती है। फिर दोनों चलती गाड़ी में झगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा अंततः लड़ाई को समाप्त कर देती है। जब वह पहियों पर जो का मुखौटा लगा देती है, उसका चेहरा उतार देती है और उसे तुरंत मार देती है। जो के मारे जाने के बावजूद उसके योद्धा अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। तभी नक्स, जो एक बड़ा ईंधन टैंकर चला रहा है, एक योजना के बारे में सोचता है। पूरा जीवन उसकी सराहना नहीं की गई और उस पर हमला किया गया, इसलिए वह एक अच्छे कारण से नष्ट होना चाहता है। संक्षेप में, वह मासूम लड़कियों को योद्धाओं के अत्याचार से बचने में मदद करना चाहता है। जल्द ही वह हिंसक रूप से अपने वाहन को घुमाता है और एक चट्टान से टकरा देता है। एक बड़ा विस्फोट होता है और अंत में सभी युद्धलदा के मारे जाते हैं। अफसोस की बात है कि नक्स भी अपनी जान गंवा देता है, लेकिन यह एक निर्णय था जो उसने बहुत पहले किया था। सिटाडेल के रास्ते में फुरियोसा गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है और गिर जाती है। जैसे ही अन्य लड़कियां घबराने लगती हैं, मैक्स अंदर आ जाता है। वह फुरियोसा के फेफड़ों के नीचे एक छोटा सा चीरा लगाता है, जिससे उसे सांस लेने में मदद मिलती है। जब योजना काम नहीं करती तो वह उसे अपने खून का आधान देता है। सौभाग्य से प्रक्रिया काम कर जाती है और फुरियोसा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। जल्द ही वे सभी सिटाडेल पहुंच जाते हैं, जहां मैक्स लोगों को जो की मुंह रहित लाश को प्रकट करता है, जिससे सभी उत्साहित हो जाते हैं। सिटाडेल के लोग जो की लाश को चीर देते हैं, क्योंकि वे खुश हैं कि अत्याचारी शासन का अंत हो गया है। फिर वे फुरियोसा और जो की पत्नियों को गुफा के अंदर जाने देने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे असली शासक हैं। उनके खिलाफ जनता का समर्थन देख जो के वारबॉय ना चाहते हुए भी पालन करते हैं और महिलाओं को अपना शासक बनाते हैं। जैसे ही फुरियोसा और उसका समूह पूरी भीड़ को नजरअंदाज कर देता है, वह मैक्स को चुपचाप वहां से जाते हुए देखती है। चूँकि उसका वादा अब पूरा हो गया है, वह नई भूमि पर उद्यम करेगा जहां अन्य लोगों को मदद की जरूरत है। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है, क्योंकि गुफा से पानी की असीमित आपूर्ति की जाती है, जिससे सभी को उन्माद की स्थिति में भेज दिया जाता है।